नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाए तो एक्सपैंड होगी। सॉरी सर। एक्सपैंड होगा। ओके, मतलब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो रिपल्शन होगा, बस इसी बेसिस पे बोला हमने। कोई भी चार्ज दोगे रिपल्सन होगा ना, चाहे नेगेटिवली चार्ज करो चाहे पॉजिटिवली चार्ज करो। आपस के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो दे ट्राई टू एक्वायर मैक्सिमम स्पेस, तो अपने साइज को एक्सपैंड करेंगे, चाहे नेगेटिव में चार्ज हो चाहे पॉजिटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज आने की वजह से क्या होगा, वो रिपल्सिव हो जाएंगे। ओके सर। चलो और कोई। क्लियर है ना गरिमा, क्लियर हुआ कि अभी भी दिमाग में कुछ रह गया है? क्लियर है सर। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? आई थिंक आपका वेडनेसडे को टेस्ट होने वाला है, उसका सिलेबस आपका पता चला आप लोगों को? नो सर। अरे हर्षद, मानिए तेरे को कैसे पता चला ये बताओ? हाँ जी सर। एक सेकंड रुकना हर्षद। हानिया, तुमको कैसे पता चला सिलेबस? सर वो प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट किया? तुमने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि तुम्हारा टेस्ट होने वाला है? वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर ही है। हर्षद, इन लोगों को भी टेस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया क्या? नहीं अभी सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यार मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वेडनेसडे को टेस्ट है, आज संडे हो गया। चलो अब मुझे, मैं कर देता हूँ आज, मैं पता कर लेता हूँ, फिर आज मैसेज कर देता हूँ मैं। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेना। आज डेट क्या हो गई है? 17, 18, 19, 20। हाँ 20 ही मैं सुन रहा हूँ, शायद से वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो पूरा चैप्टर है वो पहले इलेक्ट्रिक थ्योरी, मतलब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको पूरा आएगा, ठीक है? सर ऑब्जेक्टिव होगा ना? ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन है तो ऑब्जेक्टिव ही होगा यार, सब्जेक्टिव तो क्या ही हो पाएगा ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन होगा, चीटिंग नहीं करना है ना। जैसे अमन पॉल जैसे लोग क्या करेंगे, पापा का, मम्मी का, भैया का, चाचा का, सबके फोन रख लेंगे बगल में, है ना। क्वेश्चन फटाफट गूगल करेंगे, किस पे? ब्रेनली पे। क्यों अमन? नहीं सर, मैं आंसर गलत कर दूंगा लेकिन सर चीटिंग नहीं करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। सबको नीट की कसम है, चीटिंग करने वालों नीट नहीं निकलेगा, ये ध्यान रख लेना अगर चीटिंग की तो। चलो आई थिंक मैक्सिमम लोग आ गए, एक दो लोग अगर रह गए, जो लोग लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम पे आया करें, ठीक है? ऑलरेडी इट्स मोर देन 5 to 7 मिनट्स एंड स्टिल पीपल आर जॉइनिंग। क्लास का थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करें यार। चलिए कहां तक बात पहुंच गई थी जरा मुझे बताएं। सर कोसेंट्रिक शेल्स वाला कर लिया था। अच्छा अच्छा, आप लोगों को बाकी टीचर्स वो जो टैब वगैरह यूज करने लगे क्या? यस सर। सर लेकिन ये सारे वाला टीचर्स? तरीका बेस्ट है सर। क्या हो गया बेटा अमन? सर आप बोर्ड पे पढ़ाते हो तो ज्यादा अच्छे समझ आता है सर, आप मत करना वैसे। अच्छा यस सर, ऐसा? ऐसी ठीक है। सर यही ठीक है। मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं क्या? अच्छा किसको टैब अच्छा लग रहा है? मतलब यस सर। टैब वाले भी तो कुछ होंगे जिनको टैब सही समझ में आ रहा है, मतलब जो वो स्क्रीन टैब का यूज करके वो कर रहे हैं टीचर्स, वो लोग कितने लोगों को लग रहा है कि वो सही है, उनको ज्यादा मजा आ रहा है? ज्यादा देखो मजा तो आ रहा होगा यार, नई चीज है डेफिनेटली, बट उनको लग रहा है नहीं यार सर इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ज्यादा अच्छी फील आती है। ऐसे कुछ तो होंगे यार, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, कुछ तो होंगे। एनीवन? शर्माए नहीं, अपने व्यूज, नो सर। अपने व्यूज रखें। ये नहीं सोचे बाकी लोग क्या फील करते हैं, आप क्या फील करते हैं मैं वो जानना चाहता हूँ। और ये मत सोचिए कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा मजबूरी क्या है मेरी। ऐसे ही ठीक है। तो ये सही है। उन टीचर्स के में क्या होता है ना कि बीच बीच में कनेक्शन की प्रॉब्लम लगी रहती है। कनेक्शन की प्रॉब्लम तो शायद वो नेट का इशू होती होगी, खैर वो एक अलग प्रॉब्लम हो गया। मतलब टैब का यूज, मान लो कि मेरा अगर कनेक्शन सही चल रहा है, सो व्हाट विल यू प्रेफर, टैब और दिस बोर्ड?
बोर्ड सर, Sir, बोर्ड बोर्ड वाइट बोर्ड। चलो बोर्ड। अच्छी बात है। सर उसमें आधे से ज्यादा टाइम तो पेन बदलने में लगता है। चलो अच्छी बात है। खैर मेरी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे मेरे पास पेन टैब नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। जो टीचर्स दिल्ली में हैं वो दिल्ली में अपने उनको पेन टैब मिल गए हैं, तो दे आर यूजिंग इट। तो अभी जब तक मैं होम टाउन में फंसा हूँ, लॉकडाउन है, तब तक मैं पेन टैब तो एक्सेस नहीं कर सकता। और मैं बहुत ही छोटे से नन्हे मुन्ने से गाँव में रहता हूँ, ठीक है, जिसको गाँव बोल सकते हो, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक शहर है, बट मैं उसे गाँव से कम नहीं मानता। तो यहाँ पे वो पेन टैब अभी अवेलेबल भी नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज नाउ न्यू थिंग। अभी तक ऐसे छोटे शहरों में ये पेन टैब का चलन भी नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली में भी अभी अवेलेबल होंगे, इससे पहले अगर आप जाओ तो इजीली मिलना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे इस घर में 3 क्लासेस चलती हैं, ठीक है, एट ए टाइम। कभी आप कभी देखते हो मेरा सेटअप चेंज होता रहता है, कभी मैं इस रूम में ले रहा होता हूँ, कभी किस रूम में। तो मेरे इस घर में 3 ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं और सभी बोर्ड पे ले रहे हैं, ठीक है। तो काफी सारे टीचर हैं इस घर में। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन वाला रूम है जो मुझे मिलता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा एक अच्छा सा प्रॉपर बैकग्राउंड वाला एक रूम होता है जिसमें ना प्रॉपर वॉल है, उसका बोर्ड वगैरह भी अच्छा लगा हुआ है। ये बोर्ड आधे ज्यादा जुगाड़ से लगा हुआ है, ठीक है। तो अपन को तो बोर्ड से ही पढ़ना है। आप लोग अगर नहीं भी बोलते नहीं सर वो पेन टैब को टैब अच्छा लग रहा है, तो भी मैं बोलता पढ़ना तुमको बोर्ड से ही है। फिलहाल बाकी टीचर्स आप एंजॉय कीजिए, नई चीज है वो, ठीक है। वो भी एक नई चीज है, थोड़ा भी नई चीज की वजह से आपको शायद अच्छी ना लग रही हो, बट मे भी वो भी अच्छी है। थोड़े दिनों बाद आप भी बोलोगे सर चेंज करो सर, वो टैब अच्छा लग रहा है। तो जब भी ऐसा फील आए तो बोलना जरूर। चलो खैर बात करते हैं अपन बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। हमने बात की थी पॉइंट चार्जेस की वजह से, हमने बात की थी ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन में देखा था। फिर हमने बात की यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एंड देन सॉलिड स्फीयर। इतनी बातें हम कर चुके थे, ठीक है। और फिर एक शेल के अंदर दूसरे शेल का एक कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक प्रॉब्लम भी देखा था, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन। अभी तक हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कौन-कौन से फोर्सेस या टॉर्क लग रहे हैं जब आप उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो। अब हम बात करते हैं कि सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उस सिस्टम की। तो अगर हेडिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electrostatic field। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है, जरा हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल मैंने रखा है ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह आपको पता है। आप जरा देखो अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ, डी थीटा से इसका एंगल चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, आप क्या बोलते हो, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ बाय एंगल डी थीटा बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, क्यों आपको लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, हमने ऑलरेडी देख रखा है। हम क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल फोर्स से इसको इस तरीके से एंगल को इधर की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। तो हमने कहा कि सर हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने बोला कि जब हम इसका एंगल डी थीटा से चेंज करेंगे तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे छोटा सा चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। समझ में आ रहा है। हम एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगा, आप इधर की तरफ घुमा रहे हो तो आप बोलोगे टॉर्क इधर की तरफ होगा और डी थीटा भी इधर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, टॉर्क हम उतना ही लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को या टॉर्क को बैलेंस करने के लिए होगा। आपको पता है कि अगर ये ऐसे रखा होता है तो टॉर्क कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है P E sin थीटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगाता है वो किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, दैट इज इक्वल टू पी sin थीटा, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने कहा सर du इज इक्वल टू dw एक्सटर्नल, ठीक है, और आप बोलोगे टॉर्क कितना लगाओगे, एग्जैक्टली इतना, बस इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप किधर लगा रहे हो एक्सटर्नल टॉर्क, इधर की तरफ। तो टॉर्क इधर की तरफ है, d थीटा भी इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। टॉर्क एक्सटर्नल किधर लगा रहे हो, एक्सटर्नल टॉर्क इधर की तरफ, और d थीटा भी इधर की तरफ ले रहे हो, सेम डायरेक्शन में। दोनों के अगर हम ऐसे प्रॉपर डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है, आउटवर्ड्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो आप बोलोगे सर ये, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं tau एक्सटर्नल इनटू d थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बिकॉज़ tau external dot d theta is equal to tau external into d theta। अब आप देख लेना क्यों, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। मैंने कहा सर मैं ये तो छोटा सा चेंज हुआ, छोटा सा वर्क हुआ, मैं चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। जब एंगल इनिशियल एंगल θ1 और फाइनल एंगल कितना हो, θ2, ये एंगल की बात कर रहा हूँ। θ1 से θ2 लेके चले हो, राइट। इनिशियल एंगल कितना मान लिया, θ1 था, और फाइनल एंगल कितना था, θ2 था। तो आप बोलोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, θ1 से θ2 तक ले जाने में। पहले मान लो ये एंगल θ1 था, फिर आप उसको खींच के θ2 लेके गए, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू वर्क डन, टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू रख दो, चलो एक बार लिख देते हैं इसको, इनटू d थीटा, कहां से कहां ले जाना है, θ1 की वैल्यू θ2। पहले मान लो एंगल θ1, इनिशियल एंगल क्या होगा, θ1, मान लिया किसी एंगल का ले जाना, जब इसका एंगल कितना बनना होगा, θ2। ध्यान रखना ये θ1 θ2 कितना है, डायपोल मूवमेंट का एंगल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। टाउ की वैल्यू रख दो p sin थीटा, p e sin थीटा d थीटा। जरा देखो इसमें सर p कांस्टेंट है, डायपोल मूवमेंट है, तो डायपोल की प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है केवल थीटा, वेरिएबल कितना है, थीटा। तो आप बोलोगे सर बाकी चीजें बाहर, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos थीटा। हाँ जी बेटा, सर ये पोटेंशियल एनर्जी को थीटा के टर्म में क्यों वो कर रहे हो आप, उसे u फाइनल से u इनिशियल से u फाइनल पे करो। क्या किससे करो बेटा, मतलब ये थीटा के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंटीग्रेट होगी आप। बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यस सर। तो मैं तो वर्क डन के टर्म्स में लिख रहा हूँ बेटा। सर डायग्राम में θ1 और θ2 क्या है, θ1 मान लो ये इनिशियल एंगल θ1 है, आप इसको θ2 तक लेके जा रहे हो, मतलब आप इस डायपोल को घुमा के ऐसे एंगल पे लेके जा रहे हो, जब इसका एंगल कितना हो गया होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, θ2। तो मैं बोलता हूँ θ1 से θ2 तक घुमाने में डायपोल को कितना आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, उतना ही चेंज इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान जाएगा। कोई दिक्कत है इस स्टेटमेंट में? नहीं सर समझ गया सर। गोविंद, गोविंद, अरे कहाँ चला गया? मैं पहले डायपोल को θ1 एंगल पर रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल है, मैं अब इसको घुमा के θ2 एंगल तक ले जाना चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज आएगा, वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं ये स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिख रहा हूँ तो? अरे वर्कडन है यार, वर्कडन घुमाने में भी यूज हो सकता है भाई, रोटेशनल में भी तो वर्कडन लगेगा, आप लीनियर मोशन में भी वर्कडन लगेगा। वर्कडन तो वर्कडन है, किस चीज में लग रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रोटेशन हुआ तो रोटेशन वर्क नहीं तो लेंगे, रोटेशन हुआ तो थीटा के टर्म्स में आएगा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करा रहे होते तो लीनियर के टर्म्स में आता ना। I hope this is clear because we are rotating this dipole. That's why the work done is coming in terms of theta. ठीक है? तो मैंने कहा सर जरा देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो du को क्या लिख सकते हो, अरे θ1 से θ2 मतलब u1 से u2। u की वैल्यू इनिशियल कितनी मान ली हमने, u1 मान लिया, और फाइनल कितनी मान ली हमने, u2 मान लिया। ठीक है? तो आप du का इंटीग्रेशन करोगे तो आप बोलोगे डेल्टा u आएगा, या फिर आप उसको u2 माइनस u1 लिख सकते हो। इसको देखो क्या आएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा,
माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो बेसिकली आएगा माइनस पीई कॉस थीटा, और लिमिट अभी रखना बाकी है, थीटा 1 से थीटा 2 लेके जाना है, तो आपका जो डेल्टा यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रिलेशन आपको बताना चाहिए कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। अगर पहले थीटा 1 एंगल बना रखा है डाइपोल ने, आप उसको घुमा के थीटा 2 तक लेके जा रहे हो, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, माइनस पीई इनटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ अब रेफरेंस ले लेते हैं। मैंने कहा मान लो कि थीटा 1 की वैल्यू को मैं मान लेता हूं 90 डिग्री। थीटा 1 को क्या मान लेता हूं 90 डिग्री, बिकॉज़ cos 90 0। हम ऐसा रेफरेंस मानते हैं जो कि क्या हो, 0 बन रहा हो। तो आपको मालूम है थीटा 1 पे cos थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा 1 को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस 90 डिग्री। तो आप बोलोगे u1 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, उसको हम 0 मान लेते हैं। मतलब जब थीटा 1 90 होगा, मतलब जब ये परपेंडिकुलर होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेते हैं, 0। रेफरेंस है, मैं कहीं पे भी 0 मान सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो मैंने कहा सर u2 को u मान लेता हूँ, जब थीटा 2 की वैल्यू को थीटा मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब मैं 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, आप देखो डेल्टा यू कैसे लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा 2 कितना माना है आपने, थीटा मतलब cos थीटा, माइनस cos थीटा 1 कितना माना है, 90 डिग्री, cos 90 इज 0। तो आप बोलोगे सर डेल्टा यू जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। लाइट मार्कर इतनी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ रही है, cos थीटा, और डेल्टा यू है क्या यहाँ पे, मैंने कहा डेल्टा यू है u माइनस u इनिशियल, मतलब u2 माइनस u1, और u1 को हमने क्या मान रखा है, 0, और u2 क्या मान रखा है, u। तो आप बेसिकली क्या बोल रहे हो, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितना आता है, u इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। अब जरा देखो, इस एंगल पर लेके आए थीटा, जब एंगल थीटा है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, आप बोलोगे माइनस पी cos थीटा। हम ये अज्यूम करते हैं कि एंगल कहां 90 डिग्री पे 0 होता है, तो थीटा एंगल पे कितना हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी माइनस पी cos थीटा। ठीक है, तो जब भी डाइपोल थीटा एंगल बना के रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा u इक्वल टू माइनस पी cos थीटा। और p cos थीटा को आप p डॉट e लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, p डॉट e। ये नीचे वाला पोर्शन विजिबल है प्रॉपर्ली, यस सर। यस तो सर। मैं u को मैं लिख देता हूँ माइनस p डॉट e। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy of the dipole when it is placed at angle theta in a uniform electric field, this angle theta is from the electric field का dipole movement के बीच का एंगल है, ध्यान रखें। देखो dipole movement ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये एंगल थीटा है। अगर गलती से डाइपोल ऐसा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये एंगल थीटा नहीं है, ये वाले एंगल की बात करें, ये थीटा है। थीटा प्रॉपर ले, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। बिकॉज इस एंगल को अगर आपने थीटा ले लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपकी वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा सर व्हाट इज द वर्क डन, अगर मुझसे जैसे ये बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर डाइपोल को थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ है और आप थीटा 2 तक लेके जाते हो, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेफिनेशन बोलती है डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलते हो व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इसमें घुमा दिया जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। अब जरा देखो
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा मिनिमा कब होगी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन लिख लो तब तक, जब तक मैं इसको रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a uniform electric field, a dipole is turned from theta equal to 0 to theta equal to 60 degree. From theta equal to 0 to theta equal to 60 degree. Find the work done by the field. सर के बाद क्या है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या है? कहाँ पे अटक जाता है यार, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं क्या बोला था बेटा, फिर से बोल देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। देखो बेटा, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is moved in a uniform electric field from theta equal to 0 to theta equal to 60 degree, find the work done by the field. So minus P by 2. शुभम बेटा चैट पे मत लिखा कर, मुंह से बोला कर, मैं चैट नहीं देख पाता हूँ। सर माइनस PE by 2. minus PE by 2. minus P by 2. देखो मैं शुभम को मना कर रहा हूँ चैट देखने के लिए, श्याम भाई साहब ने आगे और लिख दिया है। अरे बेटा मुंह से बोला करो, चैट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं हर बार। और दोनों ही जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है, तो माइनस PE by 2. सिद्धार्थ कितना बोल रहा है तू? PE by 2. सर माइनस PE by 2। सर माइनस PE by 2। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू आएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, cos 60 is 1 by 2, cos 0 is 1, तो 1 by 2 minus 1 is minus half, और एक बाहर फॉर्मूले का हाफ था वो मिला के बना देगा प्लस। तो प्लस में PE by 2 जिसका आंसर आ रहा है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। मैंने पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, so that is equal to minus PE by 2। परमिता कसाना, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन कहाँ चली गई बेटा? मुंह से बोलेंगे सर, चैट पे नहीं। एक्सक्यूज मी सर, वन यूजर परमिता कसाना। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आई नहीं रही, मैं नहीं दिख रहा तुमको? नो सर। बाकी लोगों को देख रहे हो सर आप? क्लियर आ रही है सर। परमिता बेटा मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, फोन तुम्हारा अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को देखने के लिए। आपके साइड शायद थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू होगा, या आपने प्रॉपर चेक करो, आपने प्रॉपर यूजर की स्क्रीन ओपन कर रखी है। ऐसा तो नहीं आप किसी और यूजर का स्क्रीन ओपन करके बैठे हुए हो गलती से? नो।
तो उसको एक बार दोबारा से लॉगिन करके देख लो, उसको बंद करके। आई थिंक आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी लोगों को इट इज प्रॉपर्ली विजिबल। ठीक है, तो एक बार दोबारा ट्राई कर लो। आपका नाम क्या है बच्चा? सर साक्षी। साक्षी। आप यमुना विहार से हैं? यस सर। पहली बार आ रहे हैं क्या आप? बेचारी मेरे क्वेश्चन से परेशान हो गई। खैर चलो, एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी बेटा। 90 डिग्री से कब लेते हैं सर? क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री से वो कब लेते हैं आपने बताया था? 90 डिग्री से कब लेते हैं मतलब 90 डिग्री पे हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं, रेफरेंस है हमारा। नहीं सर, आपने 2 बार बताया था ना, एक बार तो Q1 से Q2 में, और दूसरे केस में आपने बताया था जब ऊपर से हम शुरू करते हैं, मतलब सोचते हैं कि जो Q है हमारा 90 डिग्री पर है, फिर उससे स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात, मैंने बोला पहले Q1 Q2 नहीं, वो θ1 θ2 है। पहले एंगल θ1 बन रहा था, अगर θ1 से θ2 लेके गए हैं तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, मतलब इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। अगर मैंने अपना इनिशियल पॉइंट 90 डिग्री पर ले लिया और उसको मैंने रेफरेंस जीरो मान लिया, तो आप बोलते हो किसी एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है -p cos थीटा। जैसे हम इनफाइनाइट पर जीरो मानते थे तब सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, ऐसे ही इस केस में हम 90 डिग्री एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस लेके चलते हैं और वहां पे हम कितनी मानते हैं? जीरो। तो उसको जीरो मानते हैं तो आप बोलोगे किसी एंगल थीटा पर कितनी होगी? -p cos थीटा। ठीक है, अगर आप उसको कुछ और मान लोगे तो आपकी वैल्यू उस टाइम पे चेंज हो जाएगी। तो हमारा रेफरेंस हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ जीरो माना है। ये रेफरेंस पे डिपेंडेंट होती है पोटेंशियल एनर्जी। सर तो हमारा रेफरेंस है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ बेटा हानिया क्या बोल रहे हो? सर अगर क्वेश्चन ये है कि जो डाइपोल है वो स्टेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जीरो लेंगे ना एंगल? क्या जीरो लेंगे? एंगल? यस सर, क्योंकि सर पॉजिटिव मतलब सर डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग हो जाएगा ना लाइन। मैं नहीं बताऊंगा। चलो, क्योंकि अभी अगली बार वही करने वाले हैं हम, स्टेबल अनस्टेबल की। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी वैसे तो हम बात कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आप बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। आप बोलोगे जब थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री ले लूं तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी -pe, मतलब दिस इज मिनिमम। भाई किसी भी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -p cos थीटा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? -pe, दैट इज मिनिमम। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो कंडीशन इक्विलिब्रियम में है और हमें मालूम है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो आपने बोला कि सर, आप बोलोगे यस दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की बात करें तब भी नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो होता है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है, बट उस टाइम पे आप पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसी आ रही है? +p आती है। मतलब दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अलाइंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डाइपोल इस डायरेक्शन में अगर आपने बना रखा है तो आप बोलोगे क्या कि सर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये ऑलरेडी वैसे हम बात कर चुके हैं बट फिर से हमने ये बात कर ली। और मैक्सिमम मिनिमम मैंने पोटेंशियल एनर्जी देख ली। और थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री रख दूं उस फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अपनी कितनी आ रही है? 0 आ रही है, वो कि हमने रेफरेंस दे रखा है। आ भी रही है -p cos थीटा में। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रख दोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से
ऐसे ही देखो सारी चीजें इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब होता है पोटेंशियल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस हैविंग द इक्वल पोटेंशियल थ्रू आउट। डेफिनेशन लिख लो आपको, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। एडिंग डालो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। देखो a surface with constant electrostatic potential, a surface with constant electrostatic potential at every point is called equipotential surface. A surface with constant electrostatic potential at every point is called equipotential surface. मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा, या आप उसको बोलते हो कांस्टेंट होगा, तो आप उस सरफेस को क्या बोलोगे, सर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल आप फाइंड आउट करोगे, वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, मैंने कहा सर ऐसे कुछ सरफेस ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको। मैंने कहा सर एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रॉ करता है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है? नॉन यूनिफॉर्म। दो आंसर आए मेरे पास, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता है। भाइयों थोड़ा सा पढ़ लो। एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज देखो यहाँ दिख रहा है यार, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब मैंने बोला सर अगर कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई पॉइंट ले लो r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर जब आप कोई पॉइंट लोगे, मैंने कहा मान लो ये पॉइंट ले लो r डिस्टेंस पर, इस पे अगर आपको पोटेंशियल निकाला जाए तो कितना आएगा, एनीवन? r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, बोलेगा कोई? अगर इसका AQ/R, नो डाउट, आप लोग कितना आएगा, AQ/R। अब ये R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ऐसे आप तो ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, क्या इन पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम। तो आप सर अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो एक सरफेस ऐसा बनेगा, स्फीयर। पॉइंट चार्ज अराउंड क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, और उस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो आप बोलोगे सर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर मैं r को चेंज कर दूं, दूसरा r ले लो डिस्टेंस चेंज करके, तो आप बोलोगे ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे हम और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो एक पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनते हैं, ऐसे स्फेरिकल बनते हैं। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल, बिकॉज़ इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी और कांस्टेंट होगी। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे पोटेंशियल कुछ और होगा, बट इस सरफेस पे हर जगह कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैंने कहा ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बात करें तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो ऐसे ड्रॉ होते हैं। इस सरफेस पे हर जगह पे आप मेजर करोगे, आप बोलोगे सर ये कैसा होगा, इसके हर पॉइंट पे आप बोलेंगे पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये कैसा है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जीरो होगी, कैसी होगी कि कांस्टेंट होगी? एनीवन?
अच्छा आइडिया। चलो खैर, मैंने कहा अगर आप बोलते हो पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब dV की वैल्यू हर जगह कैसी होगी, 0। चेंज कितना होगा इस सरफेस पे, हर जगह पे चेंज कितना होगा, 0 होगा। और आपको पता है सर -E.dr वो कितना होना चाहिए, 0। dV की वैल्यू किसके बराबर लिखते हो आप, -E.dr ऐसे लिखते हो। आपने बोला इस सरफेस पे हर जगह dV की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। चेंज इन पोटेंशियल, कोई भी दो पॉइंट के बीच के आप बोलोगे पोटेंशियल में चेंज है ही नहीं, तो dV कितना हो जाएगा, 0, मतलब क्योंकि V कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे हर जगह आप बोलोगे E.dr कैसा होगा, 0। ऐसा कब, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है ना यार, कोई कहेगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट तो आप पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। तो ये 0 कब होता है, जब E.dr, आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इनके बीच का जो एंगल है E और dr के बीच का एंगल वो कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। आपने बोला देखो डिस्प्लेसमेंट होगा सरफेस के अराउंड, ये सरफेस है, ये एक सरफेस है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप बोलोगे इस सरफेस के दो पॉइंट्स के बीच की बात करो, तो इस सरफेस पे दो पॉइंट्स के अराउंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो होगा इस सरफेस के अराउंड। और आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से सुनो, मैंने कहा मानो ये बोर्ड क्या है, एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इनके किसी भी दो पॉइंट के बीच का आप बोलते हो क्या होगा, पोटेंशियल सेम है, तो dV कितना होगा, 0। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मूव करो तो डिस्प्लेसमेंट dr इस डायरेक्शन में होगा ना। अब dr इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हर जगह पे आप बोलोगे dr कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप बोलते हो सर एक ही चीज पॉसिबल है उस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आउटवर्ड हो, मतलब सरफेस के ही परपेंडिकुलर, तभी ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है। मैंने कहा सर नहीं, एक एंगल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो आप बोलोगे एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैंने कहा इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ इस डायरेक्शन में किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करूंगा तो उस केस में dr जाएगा और 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। आपने बोला इस पूरे सरफेस में कहीं पे भी चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में कर लो, आप बोलोगे पोटेंशियल का चेंज कितना आना चाहिए, 0। तो हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस सरफेस में कहीं पे भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट हाईलाइट करके लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो कुछ पॉइंट्स लिख लो, इनफैक्ट एक या काफी सारे लिख लो। पहला पॉइंट लिखो उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always intersect an equipotential surface perpendicularly, an equipotential surface perpendicularly, ठीक है। देख भी लो, देखो ये स्फीयर है ना, ये एक स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रॉ रही है, देखो ऐसे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप उठा के देख लो कैसी होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। देख लो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये रेडियल है ना, रेडियल हमेशा स्ट्रेट कैसे कट कर रहा होगा, परपेंडिकुलरली कट कर रहा होगा। यहाँ पे देखो ये सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, सीधी सीधी ऐसे ड्रॉ किया, ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, हर जगह पे आप बोलोगे कैसी है, परपेंडिकुलरली ही कट करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर ही कट करेंगी। नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। Why? मैंने कहा दो सरफेस है, एक ये इसका पोटेंशियल कुछ और है और ये इक्विपोटेंशियल है, हर जगह सेम पोटेंशियल है। एक ये दूसरा सरफेस है इसका, मैंने कहा अगर ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओगे कि इसकी वजह से बताओगे। ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, दोनों में पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट है, बट
दोनों में पोटेंशियल तो अलग अलग हो सकता है ना यार। तो आप बोले जब ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे या कई सारे पॉइंट आएंगे इंटरसेक्शन पे, वहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा कि इसकी वजह से आएगा, आप नहीं बता पाओगे। दो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कभी भी दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, a charged conductor of any shape is an equipotential surface. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लो, रंग बिरंगा कर लो, जैसा करना हो वैसा कर लो। कोई भी चार्ज स्फीयर ले लो, किसी भी शेप एंड साइज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों होगा वो भी सोच लो। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, मान लो दो पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है, सरफेस है और दोनों पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है। मुझे एक चीज बताना, मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, इसको स्क्रीनशॉट लो जरा। बहुत ही कंसेप्चुअल बातें करने वाले हैं, क्वेश्चन कंसेप्चुअल बहुत बनते हैं, मैक्सिमम जितना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। अब हायर लेवल के क्वेश्चन बनेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन बनने थे वो इतने पोर्शन से बन चुके हैं। कोर्स में जनरली अब इस पोर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि अब थोड़ा हायर लेवल का है। हाँ, मेरा क्वेश्चन बताना, अगर मैंने बोला कि सर ये एक V1 है और ये V2 है, दो पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने Q चार्ज को रख के छोड़ा, क्या करेगा ये चार्ज? मूव करेगा, रुका रहेगा कि क्या होगा बताओ? पोटेंशियल से ज्यादा है कम है, इसका डिपेंड। हाँ, आपने बोला अगर ये सर जहाँ इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता या जीरो में जाता तब तक मूव करेगा। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल गया पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक मूव करेगा। मैंने कहा सर अगर ऐसे पॉइंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते ही करते हैं। ठीक है, अगर उनको रास्ता दिया जाए, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करना अलाउ कर दिया जाए, सो सर दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा तो चार्ज पार्टिकल हमेशा मूव करेंगे। ठीक है, हमेशा मूव करेंगे। इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर यहाँ पे ढेर सारे चार्ज पार्टिकल की बात करें तो मूव करने ही, मैंने अगर एक को रख दिया तो डेफिनेटली अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर हम उसको अलाउ करते हैं तो मूव करेगा ही करेगा। अब जरा सोचो, एक कंडक्टिंग सरफेस है और वो चार्ज है, इसका मतलब उसके पास क्या अवेलेबल है, सरफेस पे चार्जेस, सारे चार्जेस कहाँ रहते हैं, सरफेस पे। अच्छा, कंडक्टिंग में चार्जेस आर अलाउड टू मूव और नॉट? सर मूव अलाउड अलाउड। और अगर दो अलग अलग पॉइंट के अलग अलग पोटेंशियल हो गए, दे विल स्टार्ट मूविंग। यस और नो? सर दोबारा बोलना। अगर उस सरफेस पे दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग हो गए, सो द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग। ये पॉसिबिलिटी होगी। बट हम क्या बोलते हैं, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर एक चार्ज को, अगर वो कंडक्टर को आपने चार्ज कर दिया है तो अब वो एक बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो फिर वो चार्जेस वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, वहां चार्जेस मूविंग नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ऐसा तो होगा कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, एनर्जी लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो आप बोल रहे हो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्ज मूविंग नहीं है, वो चार्ज एक बार आ गए बॉडी के ऊपर, वो रुक गए अपनी जगह पे, और वो तभी रुक सकते हैं जब सब जगह पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक दे विल कीप मूविंग, तब तक दे विल कीप मूविंग।
एंड दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि सर कंडक्टिंग सरफेस का जो पोटेंशियल होता है हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर? सर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अरे बेटा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। चार्ज मूव करेंगे तो फिर से वो इस तरीके से मूव करेंगे कि वो 2 पॉइंट के पोटेंशियल को सेम करने के लिए। एक बार बता, 2 टंकियां हैं, एक टंकी फुल है, एक टंकी खाली है थोड़ी सी। मैंने दोनों को जब कनेक्ट किया तो हमेशा क्या होता है, भरी वाली टंकी खाली को भरना स्टार्ट कर देती है। यस सर। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे आना चाहते हैं, है ना? मैंने कहा वो फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में लेवल ऑफ वाटर कैसा जाएगा, सेम। द सेम हैपेंस हियर। 2 अलग-अलग पॉइंट पे अगर पोटेंशियल अलग है तो चार्ज विल स्टार्ट मूविंग सच दैट दे विल ट्राई टू गेट द सेम पोटेंशियल। याद है कंडक्शन पढ़ा था आपने, 2 बॉडी को आपस में जब कनेक्ट किया था, हमने कहा सर इनमें आपस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तक जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बाद में पढ़ेंगे, चार्ज सेम होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वैसे इनमें चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका सेम नहीं होगा तो आप बोलोगे सर हायर से लोअर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और लोअर से हायर की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, जो भी अलाउड है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और इट हैज अ टेंडेंसी टू मेक द पोटेंशियल इक्वल। अगर पोटेंशियल आप इक्वल करोगे नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कभी अचीव होगी नहीं, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो गई इसका मतलब उन पूरे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो गया है, सेम हो गया है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर कंडक्टिंग सरफेस है और हमने वहाँ पे 3 चार्ज रख दिए तो वो वहीं रहेंगे या मूव? They can move. It depends. They will always try to arrange themselves in such a situation कि वो अपने पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रखना चाहेंगे, तो वो ऐसे अरेंज होंगे, अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। सर पर जैसे हमने अगर कंडक्टर को चार्ज किया तो सर वो उस टाइम तो इक्विपोटेंशियल नहीं होगा ना जिस टाइम चार्ज किया होगा। अरे जब चार्ज हो रहा है तब की बात कहाँ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के बाद की बात कर रहे हैं ना। चार्जिंग हो गई, पूरी हो चुकी, उसके बाद की बात कर रहे हैं। चार्जिंग वाले प्रोसेस को आपने रोक दिया है, हो चुका है वो प्रोसेस। हम ये सब पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर, मतलब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्जिंग हो चुकी है उसके बाद की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिख लो। इफ अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या अदर लिख लो। इफ अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर in an equipotential surface, या over लिख लो, over an equipotential surface, the work done will be zero. Work done will be zero. ओवर सर, बोलो बेटा। ओवर एन के बाद क्या है? An equipotential surface. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ q चार्ज along 2 points of potential difference VB and VA। आप ये होता है ना वर्क इक्वल टू q into delta V, and since any 2 points over an equipotential surface there is no potential difference, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। मतलब बिना वर्क डन के आप पार्टिकल को मूव करा सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। बाल कहाँ तक लिख लिया तूने? नहीं सर लिख लिया है आपने, जो अभी आखिरी बोला उससे रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा सर वर्क डन इन मूविंग अ q चार्ज between 2 points of potential V and VB is q into VB minus VA, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? समझ गया सर। सर देन VB equal to VA for इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ जी बेटा बोलो। सर अभी आपने कहा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा,
और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो चार्ज अपने आप मूव करेगा नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। अरे हम लगाएंगे, मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखो ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, कितना होगा पोटेंशियल बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा अगर सही है तो। जीरो होगा। मैं क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, क्या मुझे वर्क करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मतलब अगर वो अपने आप मूव कर रहा हो तो। अरे अपने आप भी मूव नहीं करेगा। वर्क जीरो कब होता है? जब आपका फोर्स जीरो हो, फोर्स लगाने की जरूरत ही ना पड़ रही हो। फोर्स जीरो कब होगा? अरे इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना आएगा? जीरो। तो जब अलोंग द सरफेस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है अलोंग द सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट अलोंग द सरफेस कितना आएगा? जीरो। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इस ट्यूब पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। मैं बाहर से कोई फोर्स लेके आ रहा हूँ, ट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर से कोई ट्यूब को मूव कराना चाहता हूँ, तो इसके अलावा मैं मूव कराता भी जाऊंगा, क्या मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत है? मैं बिना फोर्स के भी बड़े आराम से मूव करता चला जाऊंगा, क्योंकि ना मुझे रोकने वाला है ना कोई रोकने वाला है। एक घर खाली पड़ा है, आप बोलते हो मुझे घर से क्रॉस करने में कोई रोक टोक लगेगी क्या? मुझे कुछ बर्तन करना पड़ेगा? अरे भैया कोई रोकने वाला नहीं, मैं तो घर में घुसूंगा, इस गेट से घुसूंगा, दूसरे से निकल जाऊं, कोई रोकेगा क्या मुझे? मुझे बर्तन कब करना पड़ेगा? जब मुझे कोई ऑपोजिशन फील होगा। बर्तन क्या होता है बेटा? F डॉट dr या फिर Q into E डॉट dr, और E का कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग कितना है? जीरो। वर्क डन अगेंस्ट द हम देखो सीधी सी बात है, खाली है यहाँ एरिया, खाली है, पूरा एरिया खाली है। इस Q चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या इफेक्टिवली? बताओ मुझे। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि सर उसे रोकने वाला नहीं है। मैं बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो फोर्स लगा के भी धीमे धीमे खिसका के लेके जा सकता हूँ, ऑलमोस्ट जीरो फोर्स, बिकॉज मुझे कोई ऑपोजिशन ही नहीं फील हो रहा है। सेम हियर, बाहर से कोई चार्ज को मूव कराने की कोशिश करूंगा अभी तो मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगा, बिकॉज अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है? यस सर। इसीलिए ये दूसरा पॉइंट भी आप कह सकते हो कि सर कंडक्टर्स में अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। अलोंग द सरफेस छोड़ो, अंदर हर जगह जीरो होता है। लिख लो इसमें अगला पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर comma under electrostatic condition electric field is zero. ठीक है? अब इसमें एक चीज अच्छे से ध्यान में रख लो, लिख लो, जैसे भी करना है। जब मैं इनसाइड बोलता हूँ, इनसाइड मतलब मैं कंडक्टर की बॉडी की बात कर रहा हूँ, कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड कंडक्टर अंदर तक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें कहीं बीच में एकदम गैप हो, कैविटी हो, वो कैविटी कंडक्टर की बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो भी सकता है कुछ जगह पर, डिपेंडिंग ऑन दी चार्जेस वहां प्रेजेंट है या नहीं है, वो एक अलग केस हो गया। मैंने कहा कंडक्टर की बॉडी में आप अगर बाहर से भी कोई चार्ज लाके रखोगे तो भी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो नहीं हो पाएगा। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कितना होने वाला है? जीरो। बॉडी में, इनसाइड का मतलब है बॉडी में, अंदर कोई कैविटी है या हॉलो है, हॉलो के अंदर एरिया, एयर भरी है, मैं उस एयर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं इनसाइड द बॉडी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। समझा? इस कंडक्टर के अंदर अगर बीच में कहीं हवा भरी है, उस हवा की बात नहीं हो रही है, वो कंडक्टर नहीं है, कंडक्टिंग बॉडी की बात हो रही है। ठीक है? उस बॉडी में कहीं पे भी, मैंने कहा ये कंडक्टर है, ये यहाँ पे कैविटी है और ये बाकी कंडक्टर है, आप हर जगह में लिखोगे इक्वल टू जीरो। इस रीजन की गारंटी नहीं है मेरी, इस रीजन में जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। बट इस पूरे कंडक्टर की बॉडी की बात करो, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हाईलाइट कर लेना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सर बीच वाले रीजन को आपने क्या बोला? मैंने कहा इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कैविटी है, ये खाली है, कंडक्टर नहीं भरा, वहां पे एयर है। समझ गया सर, है ना? उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, बट हाँ इस बॉडी में गारंटी ले रहा हूं, कंडक्टर की बॉडी में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है?
उसका भी रीजन है। मैंने कहा सर अगर जीरो नहीं होता, सोचो अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता सर, इसमें फ्री चार्जेस हैं, और फ्री चार्जेस कैसे करेंगे सर, दे विल ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर जाना चाहेंगे। फ्री चार्जेस कौन से हैं, मोस्टली नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज कैन मूव, सो एवरी नेगेटिव चार्ज ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे ऑलवेज ट्राई टू मूव मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कहाँ हो सकती है, जब वो सरफेस पे पहुंच जाए। क्या ये बात समझ आ रही है? वो ऐसे पहुंचेंगे, वो हमेशा सरफेस की तरफ भाग रहे होंगे सारे नेगेटिव चार्जेस। जो भी चार्जेस फ्री आप कहोगे, हम क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहे होंगे। कहाँ भाग रहे होंगे? पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहे होंगे, तो हमेशा सारा सरफेस भी रहता है, क्योंकि सर जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, क्योंकि दे कैन मूव, जब मूव कर सकते हो तो आप जितनी दूर जा सकते हो उतना दूर जाओगे ना। तो अंदर आप बोलोगे कोई भी चार्ज रह ही नहीं सकता, सारा का सारा सरफेस कहाँ रहने वाला है, सरफेस पे। तो आप बोलोगे इस रीजन में जब कोई एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं कर सकते आप। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हुआ तो फिर से इसमें चार्ज पार्टिकल्स है, उन पे फोर्स लगने लगेगा, और फिर से फोर्स क्या करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराने लगेगा। तो मैंने कहा अगर मूव करने लगे चार्जेस तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव ही नहीं हुई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आपकी जब अचीव हो गई होगी तब चार्जेस मूव करना बंद हो गए होंगे, और चार्जेस मूव करना तभी बंद हुए होंगे, उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया होगा कि सर अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने कितना कर दिया होगा, जीरो कर दिया होगा। ये बातें बहुत अच्छे से अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना हो लिख लेना, भूल जाओगे बार बार पूछोगे मुझसे, मुझे मालूम है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। अब केवल कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं, अभी तक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कुछ सरफेसेस दे रखे हैं, ठीक है, ये x है, 10 मीटर वाला पॉइंट है, ये 20 मीटर वाला पॉइंट है, 30 मीटर वाला पॉइंट है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और ये मान लो 30। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हुए हैं मैंने ऐसे, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये 10 वोल्ट है, इस पूरे सरफेस पे 10 वोल्ट का ये सरफेसेस है, ध्यान रखें ना। ये सरफेसेस हैं, इसमें हर जगह पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसमें हर जगह 20 वोल्ट है, इसमें हर जगह 30 वोल्ट है। ये इस एक्स एक्सिस को 10 मीटर पे कट कर रहा है, ये 20 मीटर पे कट कर रहा है, ये 30 मीटर पे कट कर रहा है। ये एंगल मान लिया कितना है, थीटा। अरे कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है इस रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। क्या कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? एनीवन जो ट्राई करना चाहेगा वो बोल दे तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं आगे समझाऊं। सर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है इस रीजन में। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं और ये एक्स डायरेक्शन है, ये सरफेस ऐसे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। गोविंद, गरिमा, आयुषी, एनीवन एल्स, कैनिका, क्या बोलो बेटा? cos theta inverse। पता है कुछ बोल रहा हूं सर डायरेक्शन तो सर परपेंडिकुलर तीनों। सर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना? हाँ सर परपेंडिकुलर। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछना क्या है इसमें, ये तो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट। यस सर, ये तो मैग्नीट्यूड। चलो डायरेक्शन ही बता दो, हटा खत्म करो, डायरेक्शन बता दो कैसी होगी, बस बात खत्म। मैग्नीट्यूड में बता देता हूं।
परपेंडिकुलर होगी। आयुषी बेटा आवाज नहीं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बताओ मेरे को, ये बताओ सर ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे बताओ। सर तो 90 माइनस परपेंडिकुलर थीटा टू द एंगल पर होगी सरफेस ना। एक एक आउटर करके द एक एक करके एक एक Z करके बेटा एक एक करके एक एक करके। शुभम कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर। क्या बोलना चाह रहे हो? सर 90 माइनस थीटा एंगल पर होगी सर, जिससे 90 माइनस थीटा एंगल फोर्थ मतलब क्वाड्रेंट। ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नहीं सर नहीं तो और सर 90 अरे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट अच्छा कुछ आता है बोलना। डायरेक्शन में उलझ गया है। हाँ एनीवन? सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन लाइक दिस, राइट? यस सर। और कोई? अबे प्लेन कैसी बातें कर रही है यार, आउट ऑफ द प्लेन मतलब समझ रहा है, ये प्लेन कैसे हैं? ये प्लेन ऐसे हैं, तू ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए कि सरफेस के अलोंग हो गए? ये प्लेन ऐसा होता तो मैं ऐसा ड्रॉ करता, समझ रहे हो ना? प्लेन की ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब प्लेन कैसे है? ऐसे है, ये है प्लेन, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। यस सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। यस सर। एनीबॉडी एल्स? चलो मैं बता देता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगी। अब ऐसे होगी कि ऐसे होगी ये देखना है, ऐसे होगी कि ऐसे होगी ये देखना है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सर? परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया सर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई डायरेक्शन, मैंने कहा मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैं कहा देखो इसी पॉइंट की बात कर लो, यहां से यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ही बोल दो, डेल्टा वी आ रहा है आपका कितना? 10 वोल्ट। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, प्लस माइनस मत देखना क्योंकि डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी पता कर ली, मुझे अब क्या चाहिए? मैंने कहा ये होता है E डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी मैग्नीट्यूड वाइज। E डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूं तो ये E हो गया, और इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए। तो आप बोलते हो नहीं सर मुझे तो ये बताइए, ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आपका 10 है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 cos थीटा। ठीक है, देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, ये 90 डिग्री है, और ये आपका 10 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और एंगल थीटा कौन सा दे रखा है? ये वाला, थीटा के सामने वाला, सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, मैंने कहा जरा देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए। परपेंडिकुलर को P बोलते हैं, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे मालूम है 10 है, और मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो गई? sin थीटा।
तो बेसिकली E into S is equal to delta V, that is 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 10 sin थीटा, तो आप बोलोगे 10 upon 10 sin, तो that is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यस, क्या ये क्लियर है? इसमें किसी कोई दिक्कत? सर ये सेम होगा तीनों में? मतलब सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही तेरे को, पैरेलल मिल रहे हैं तेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी बनाए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सरफेसेस दिखाए थे पैरेलल, पैरेलल है तो ऑब्वियसली हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तभी तो क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनता? समझ गया सर, वो 20 से 20 कट के फिर 1/sin तक आ जाएगा। फिर कर ले, तेरे को ये यहां से यहां 20 से यहां जाओगे तो कितना होगा 10, डिफरेंस तो 10 ही आ रहा है, ये डिस्टेंस तो कितनी होगी 10, थीटा तो यही है, यहां से निकालोगे तो भी वही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको किसी ना किसी टेस्ट पेपर में, आपके मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन भी होगा ये कहीं ना कहीं। चलो मैं इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सर एक मिनट सर, स्क्रीन ब्लर आ रही है। लगा रही है? यस सर, एक सेकंड। अभी क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर आ रही है बेटा? यस सर, हो गया। हो गया? ऑनलाइन टीचिंग में एक बहुत बड़ा लॉस पता है क्या है? ऑनलाइन टीचिंग का एक बहुत बड़ा लॉस ये है कि मास्टर आगे पीछे जब एक्सप्रेशन बना रहा होता है तो कुछ खुरापाती लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मेरे पास एक बच्चे ने मेरे भेजा, जब मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ ठीक है, तो मैं उसमें कुछ ऐसा बोल रहा था यू करके, एंड उस बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया, सर क्या मांग रहे हो? ठीक है, तो ऐसी हरकतें करते रहते बैठे बैठे, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, मास्टर के एक्सप्रेशन पकड़ रहे हैं। चलो क्या, so the thing is next is electrostatics of conductors। पहली पॉइंट लिख लो, electrostatics of conduction, कंडक्टर में पहले लिखो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। फिर से वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन E inside the conductor is 0, E inside the conductor is 0। देखो मैं तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई कंडक्टर रख दूं, क्या रखूं? कंडक्टर रख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब समझ लो कि सर यहाँ प्लस चार्जेस नहीं होंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे, प्लस से माइनस की तरफ ही तो बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे कहीं होंगे, कहीं पे भी होंगे, उसका मतलब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। जैसे ही मैं इसके बीच में कोई चार्ज रखूंगा, क्या रखूंगा? चलो रखता हूं, एक कंडक्टर रखूंगा। कंडक्टर जब मैं रखूंगा तो जरा देखो, ये मान लिया क्या है कंडक्टर। एक कंडक्टर को जैसे कि मैंने यहाँ रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो किसी शेप का ले लेते हैं, सर्कल ऐसे ले लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है तुरंत ऐसे हो जाएगी और निकलते टाइम ऐसे हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी ये ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी तुरंत ऐसी हो जाएगी और आप बोलते हैं ये कंडक्टर है। कैसा है ये? कंडक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये कंडक्टर का सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को ऐसा अरेंज कर लेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही थी, देखो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी वो आपको ऐसे दिखने लगेगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है? नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि अंदर आपने बोला अगर ये कंडक्टिंग बॉडी अंदर कोई चार्ज नहीं रखना है तो इस वैसे भी आपने बोला अगर ये पूरी सॉलिड बॉडी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही होना है, ठीक है। अगर फॉलो होगा तो आप बोलोगे क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो भी 0 होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा एंगल बनाएगी? परपेंडिकुलर बनाएगी। कैसा एंगल बनाएगी? परपेंडिकुलर। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है?
एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हुआ इसका मतलब कोई और चार्जेस आए हैं तभी ये चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं चार्जेस लाने पड़ेंगे, तो वो चार्जेस पता कहाँ से आए, वो चार्जेस यहाँ से आए। यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे टर्मिनेट होती हुई फील हो रही है, पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट होती है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट होती दिख रही है, इस सरफेस पे कंडक्टर पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। वो क्यों हो गया वो भी बता देता हूँ। मैंने बोला था इस कंडक्टर की बात देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे निकल रही होती, यस और नो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलनी चाहिए थी, बट आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी जीरो, तो आप बोलते हो सर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको जनरेट करनी पड़ेगी सच दैट वो बैलेंस आउट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करते हैं, जीरो करते हैं। इसका मतलब एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी जो कि ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो जनरेट किसने की होगी, इंड्यूस चार्जेस ने की होगी। और इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ होगी। और इधर की तरफ मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलते हो इसके अंदर इस डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आई होगी, ई इंड्यूस आई होगी। कौन सी आई होगी, ई इंड्यूस आई होगी। और ई इंड्यूस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया होगा, बैलेंस आउट कर दिया होगा, इसलिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। समझ गए हो आप ये चीज सर? हाँ जी बेटा। सर जो आपने लेफ्ट के नीचे डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है? अरे इसी को समझाया बेटा, प्रोसेस समझाई कैसे हुआ होगा। असली में उसके अंदर से भी जारी होती हैं? अरे अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड गायब थोड़ी ना हो जाएंगी, ये जा रही थी। आपने बोला उसके बराबर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने और पास करा दी, तो नेट कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है। ये तो इमेजिनरी लाइंस है ना यार, कोई ऐसी लाइन होती थोड़ी ना कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और उसके जा रही है। इमेजिनरी लाइंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वहां पे हम बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो गया तो हम वहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे। कोई ऐसे लाइन या तीर थोड़ी ना जो अंदर से चला जा रहा है, कंडक्टर के अंदर से होते हुए निकल रहा है। इमेजिनरी लाइंस है ये, वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम खुद ड्रॉ करते हैं ये तो, ठीक है। तो लिख लो। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम क्या बताया था आपने? यार अमन बहुत तू पता है इतनी दूर बैठा ना, इसलिए तू आज सांसें ले रहा है प्रॉपर्ली। बहुत खुश होगा तू, ऑफलाइन में तो अभी तक तो चमाटे पड़ गए होते दो चार, है ना? नहीं बताऊंगा मैं, पूछना किसी और से। अगला पॉइंट लिखो इसमें, ये फिगर के बाद आप पॉइंट लिख सकते हो। जो मेरे से भी पूछ रहा था क्या है बेटा? तो टॉपिक क्या है इसका? अब ये कौन है, हानिया है? हाँ। और कोई पूछना चाहता है टॉपिक का नाम? बाकी पूछना भी जा रहा हूँ तो हम नहीं पूछेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पूछना किसी से। चलो इसमें अगला पॉइंट लिखो, मतलब बिना हेडिंग के तुम लोग एक पॉइंट भी लिख गए। हाँ सर इसमें सर मतलब फिर जब हम कंडक्टर रखेंगे तो उसमें कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज अपने अलाइन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। यस, इंड्यूस चार्ज। देखो कंडक्टर पे नेट चार्ज अभी भी जीरो ही है ना, बाहर से कोई चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यस सर। नेट चार्ज अभी भी जीरो है, बट ये चार्जेस इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, तो कुछ एक साइड कुछ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे तो कुछ साइड कुछ नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। सकता है कि इनसाइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, लिखो पॉइंट, लिखो इसके नीचे। एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी ऑफ, at any point inside the body of a conductor,
At any point inside the body of the conductor, जब भी मैं बॉडी की बात करूं तो मतलब लिटरली बॉडी की बात करना, अंदर कैविटी को बॉडी मत काउंट कर लेना. At any point inside the body of a conductor, the electric field due to induced charges, the electric field due to induced charges is equal and opposite to the external electric field. Is equal and opposite to the external electric field. सर हाँ बेटा बोलो. ये सर आपने बोला था कि कंडक्टर की बॉडी के इनसाइड 0 होती है, तो सर ये जो हमने स्पेयर लिया था सर ये होलो था या सॉलिड? इस कंडीशन में होलो और सॉलिड दोनों केस में आपका 0 आएगा. सर होलो में क्यों 0 होगा? होलो में क्यों नहीं 0 होगा? बताओ कौन क्रिएट करेगा? अंदर कोई है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करेगा? तो सर ये जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी ये इफेक्ट नहीं करेगी जबकि अंदर तो कंडक्टर नहीं है ना सर? अरे यार तो चार्जेस तो बाहर इंड्यूस हो गए ना. एक सेकंड, गॉस लॉ सीखा है? गॉस लॉ? यस सर. जरा एक गॉस लॉ ड्रॉ करो. ये होलो स्फीयर है, ये गॉस लॉ ड्रॉ किया. गॉस लॉ के अंदर कितना है चार्ज टोटल? नहीं सर कोई चार्ज नहीं है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 ही आएगा सर. फील्ड 0. यस सर ठीक है सर. अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रख दोगे तब मैं गारंटी नहीं लूंगा, मैं उस केस के लिए अवॉइड करने को बोलता हूँ. समझ में आ रहा है? ओके सर. अगर होलो हुआ और आपने यहाँ क्यू चार्ज रख दिया अब मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की. हाँ अगर ये सॉलिड होता और आपने अगर क्यू चार्ज यहाँ रख दिया होता तो भी मेरी गारंटी थी, क्योंकि वो क्यू चार्ज तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस पे पहुंच जाएगा. अंदर रहता ही नहीं है चार्ज, सारा चार्ज किधर पहुंच जाएगा? सरफेस पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो अभी क्योंकि कोई चार्ज नहीं रखा है तो मैंने कहा चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और क्यों नहीं पड़ेगा? आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. द होल बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल. Whole body of the conductor is equipotential. क्योंकि E0 हर जगह है, E0 है तो dV कैसा होगा? 0. dV इक्वल टू E डॉट dr होता है ना. अगर E ही 0 हो गया तो dV 0 हो गया. dV 0 मतलब E कांस्टेंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. Just outside the conductor, just outside the conductor, electric field is perpendicular to the surface. देखो जस्ट आउटसाइड, देखो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाई है मैंने? परपेंडिकुलर बनाई है. ये शेप तुरंत चेंज. ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, पता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा गया है, उसने 3-4 फिगर बनानी थी. बताओ एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जेईई का क्वेश्चन है, उसमें ये वाला आंसर करेक्ट था. जेईई ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, तो नीट भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो लिख लिया. जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ना कोई कंपोनेंट आ जाता है अलोंग द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग अगर आ जाएगा तो फिर से चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी लिख लो. जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लो. डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड लिख लो. एक चार्ज कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, अब चार्ज कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जस्ट आउटसाइड द सरफेस आप बताते हो कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा वहां पे क्या होती है? लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी. ऐसे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी. लोकल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस एरिया में जहां पे आप निकाल रहे हो उस एरिया में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है. जरूरी तो ना कि कंडक्टर मेरा यूनिफॉर्म हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो. नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर्स में
सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैंने कहा सिग्मा क्या है वहां पे, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये बातें क्लियर है? इसको एक और पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, the charge given to the conductor is distributed such that electric field at every point close to the surface is sigma by epsilon naught. At every point के बाद क्या था सर? At every point close to the surface is sigma by epsilon naught. सर इसकी स्टार्टिंग क्या थी डेफिनेशन की? इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट से तो मैंने लिख लिया। The charge distributed given to the conductor. The charge given to the conductor is distributed. अब जरा देखो, मैंने बोला कोई भी ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, मैं इसमें कोई चार्ज इसको दे रहा हूं। अब जरा देखो, जब Q जाएगा, ठीक है, तो आपने बोला ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जब ये चार्ज जाएगा तो एक्चुअली क्या होता है कि सर ये जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। ये कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। मतलब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हो, उस एरिया में कितना कर्वेचर का रेडियस है, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा, मतलब ऐसे फ्लैट होगा मतलब बड़ा कर्व बन रहा है, मतलब बड़ा रेडियस है। जितना शार्प पॉइंट होगा, टर्न बहुत शार्प होगा, आप बोलोगे सर वहां पे कर्व बहुत शार्प है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, छोटा है। तो वहां पे आप लिख लो कि सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। फिर आर क्या है यहाँ पे? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो, ये कर्व किस पॉइंट की बात करो, ये कर्व बहुत फ्लैट कर्व है। जहां पे कर्व फ्लैट होगा आप बोलोगे रेडियस, कर्व फ्लैट का मतलब ये बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है। जहां पे कर्व देखो, ये कर्व शार्प है, मतलब अगर हम इसको सर्कल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये छोटा सर्कल बनेगा। तो आप बोलोगे कि जहां ज्यादा फ्लैट होगा आप बोलोगे आर उतना ही ज्यादा होगा, सिग्मा उतना ही कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। जहां पे ये जितना शार्प होगा, अगर ये ऐसा पेन पॉइंट होगा तो और ज्यादा शार्प होगा, तो आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, इससे एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज या पॉइंट डिस्चार्ज, ठीक है। फिनोमेना का नाम लिखते हैं हम पॉइंट डिस्चार्ज या कोरोना डिस्चार्ज। लिख लो कोरोना, CORONA, सबको आती होगी अब आजकल तो कोरोना की स्पेलिंग आई गेस, ठीक है। पॉइंट या कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? लिख लो स्टेटमेंट, द एयर अराउंड sharp points, the air around sharp points of a conductor, of a charged conductor, एयर अराउंड may become, क्या लिखा है? The air around a charged conductor क्या लिखा था यार, सब बुला दिया। बोला क्या स्टेटमेंट दिया था? एयर अराउंड सर
the air around sharp point of a charge conductor may The become air around sharp points of a charge conductor may get ionized. May get ionized, comma, resulting in the discharge of the कैसे resulting in the corona discharge या point discharge ऐसे लिख दो, resulting in the point discharge। होता क्या, देखो कोई भी बॉडी कंडक्टर या इंसुलेटर का मतलब क्या है? एयर कैसी है सर? इंसुलेटर है। क्या हमेशा इंसुलेटर है? नहीं सर, एयर में भी आप बोलोगे पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बट वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली ऐसे हैं, हर पार्टिकल के बीच में पॉजिटिव है और आसपास नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसे हैं मैक्सिमम। तो आप बोलोगे ये न्यूट्रल रहती है, मतलब आप बोलोगे सर ये कैसी है? सर ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें फ्री नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज से बंधा हुआ है। अब मैंने बोला अगर मैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूं, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा सर? पॉजिटिव को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेगेटिव को थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर देगा। तो जरा देखो, जो ऐसे था सिमेट्रिक वो कुछ ऐसे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ, तो आप बोलते हो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। एक ऐसा लेवल आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट आयोनाइज्ड, केमिस्ट्री में पढ़ा है टर्म, इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से बाहर खिंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आप बोलते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सर ये एयर भी कैसी हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी, और जैसे आयोनाइज हो गए नेगेटिव चार्ज अलग पॉजिटिव अलग, और नाउ नेगेटिव चार्ज कैन मूव, मतलब चार्जेस कैन मूव, और जैसे चार्ज मूव करने लगे तो आप बोलोगे ये कंडक्टिंग हो गए, कंडक्टिंग हो गए तो भाई साहब चार्ज कैन फ्लो, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट डिस्चार्ज। अब जरा देखो, ये मान लो बहुत शार्प पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप बोलते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जनरेट हो रही होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी तो देखो डाइपोल बनने चालू होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारे डाइपोल बनना स्टार्ट हुए होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी तो क्या होगा सर? ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ब्रेक होंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके, और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब बॉडी के पास आएंगे तो बॉडी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब इस बॉडी का चार्ज कुछ कम हो गया, और आपको क्या लगेगा? वो जो पॉजिटिव चार्ज है ये उड़ के चलेगा यहाँ पे, ये जो फ्री हो गए वो आपको लगेगा यार यहाँ बॉडी का पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली ट्रैवल करके चला गया, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी के चार्ज का अमाउंट कम होना। बॉडी पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही एयर के नेगेटिव वाला चार्ज इससे स्टिक किया, न्यूट्रलाइजेशन चालू हो गया। अब नेट चार्ज की वैल्यू कैसी हो गई? कम हो गई ना, तो कम हो गई, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज फ्री हो गया होगा जो कि भाग रहा होगा दूर इससे, तो आपको क्या लगेगा? इस बॉडी का ही पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करके कहीं भाग रहा है, ऐसा लगेगा ना। इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज होना। ठीक है, पॉइंट डिस्चार्ज या कोरोना डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये शार्प पॉइंट से ऐसा होता है। लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कोरोना डिस्चार्ज का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में थोड़ी सी बातें करेंगे। बाकी यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अरे हवा में ऐसा आयोनाइजेशन होती तो क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब पता है तेरे को? चेंज इन वो होता है ना चार्जेस में। क्या चेंज इन चार्जेस? केमिस्ट्री पढ़ी है भाई साहब, केमिस्ट्री 11वीं में केमिस्ट्री पढ़ी है। मतलब कोई चीज चार्ज उसका बदल जाता है ना, तो आयोनाइज हो जाता है। आपके घर पे जाना, कल आयोनाइजेशन पढ़ के आना, तब क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट क्लास में ये कि आयोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछना जो तुम पूछना चाह रहे थे, और उससे पहले तुम्हें ये बताना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन। और ये केमिस्ट्री में आपने 11th में पढ़ा होगा, आई गेस सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना आयोनाइजेशन 11th में? अरे आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी। यस सर। अब आवाज आई? मतलब जब तक मैं आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलूंगा तब तक किसी को नहीं पता आयोनाइजेशन क्या होता है। हमने एनर्जी की डेफिनेशन रख रखी है ना बस।
आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे भी पता है सर। क्या होती है, चल बता। सर एक एटम में से उसको कितनी एनर्जी देंगे कि एक न्यूक्लियस उसका बाहर निकल जाएगा? न्यूक्लियस बाहर चला जाएगा? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो उस प्रोसेस को, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी बॉडी से, जो चार्ज अलग होता है, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? एयर पार्टिकल्स के जो एटम्स है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। तो सर हुआ कैसे? हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, भाग गए और बॉडी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गए। बॉडी का पॉजिटिव चार्ज को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ गया सर। सर जो ये कोरोना डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ शार्प पॉइंट से क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा और सरफेस तो वहां पे लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तभी तो वो ब्रेक होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है वहां ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो आज के इतना ही काफी है। आपको एक डीपीपी मिल जाएगी। कल हमारी दो लगातार क्लास होगी, इसलिए कोई डीपीपी हमने आपको प्रोवाइड नहीं की है। आपको डीपीपी मिल जाएगी, 1 या 2 मिल जाएंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो फिर लेट्स रैप अप दिस क्लास। हाँ जी, थैंक यू। सर यस सर। खत्म करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टेस्ट करना है ना।